आज की जो कहानी है ये बिहार प्रदेश की है। बिहार प्रदेश में अररिया नाम का एक जिला पड़ता है, जहाँ का एक महल गांव है और इस महल गांव में चैनपुर नाम का एक जगह है। यहाँ की एक लड़की जो महज 18-19 साल की थी, इसकी शादी तय होती है। और जब शादी तय होती है तो लड़का बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता था, अच्छे परिवार से था और काफ़ी सारे शादी की तैयारियों में परिवार जुट जाता है, क्योंकि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा था और लड़की के लिए ये रिश्ता काफ़ी ज़्यादा परिवार वालों को लगता था कि सही है। इस वजह से लड़की की रजामंदी पूछी नहीं जाती है और इस लड़की की शादी को तय कर दिया जाता है। इधर परिवार वाले शादी की तैयारियों में लगे थे और उधर लड़की बेचैन हो रही थी कि उसके मन मुताबिक रिश्ता जो है वो तय पक्का नहीं किया गया है। लेकिन परिवार वाले शादी में और शादी के तैयारियों में लगे हुए थे और इधर अचानक से एक दिन खबर आती है। 31 जुलाई का वो दिन था जिस दिन खबर आता है लड़की वालों के घर पे कि जिस लड़के से इस घर की, इस परिवार की लड़की की शादी होने वाली थी, उसका देहांत हो गया है। मौत की वजह जब पूछी जाती है तो बताया जाता है कि जो लड़का है वो कुछ दोस्तों के साथ कल ही रात को पार्टी के लिए गया था और दोस्तों से मिलने के बाद, पार्टी मनाने के बाद, रात को खाना पीना खाने के बाद वो लोग जंगल की तरफ शिकार के लिए निकल गए थे। शिकार के लिए जंगल तो गए, लेकिन उसका जो साथ में एक दोस्त था, उसने जब गोलियां चलाई तो किसी भी जंगली जानवर को न लगते हुए वो डायरेक्ट उसके दोस्त को, यानी कि जिस लड़के की शादी होने वाली थी, उसे लगी और उसकी मौके पे ही मौत हो गई। इधर जब गांव वाले, परिवार वाले इस बात को सुनते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं और घर के बाहर जमावड़ा जुट जाता है। इधर लड़की के परिवार वाले भी दौड़े भागे जाते हैं और लड़के वालों के घर पे पहुंच जाते हैं। लड़के के घर पे इस मौत हुए हुए लड़के के अलावा उसकी माँ रहती थी, जिसका नाम था सांवरा। सांवरा इस वक्त अपने घर पे मौजूद नहीं थी क्योंकि वो मायके गई हुई थी। जब मायके में उसको ऐसी खबर मिलती है कि उसका एक बेटा, जो कि उसकी शादी होने वाली थी, शादी तय हो गई थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो नंगे पांव भागती हुई जल्दी से अपने घर पहुंचती है। अपने बेटे को देखती है, जब वो मरा हुआ पाया जाता है तब वो बेसुध हो जाती है, बहुत रोती है, परेशान होती है और उसे लग रहा था कि ये जो मौत की वजह बताई जा रही है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन गांव का माहौल कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले वहाँ पे जो पंच होते हैं, पंचायत होती है, वो किसी, अगर कोई भी परेशानी हो गई है गांव में तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही जब माँ बार बार कहती है कि उसके बच्चे की जो मौत हुई है वो सही नहीं हुई है, किस तरह से गोली लगी, बहुत सारी चीज़ें वो जब बोलती है, तब वो निर्णय लेते हैं कि अब इस मसले को सुलझाने के लिए पंच का सहारा लेना चाहिए। गांव के सभी लोग इकट्ठा होते हैं, पंचायत बैठती है, वहां पे इस महिला को भी बुलाया जाता है और गांव के पंच के द्वारा एक फैसला लिया जाता है कि दो महिला, जो कि पहली मृतक की माँ है और दूसरी जो होने वाली पत्नी है, तो इसके भविष्य के लिए क्या सही रहेगा, क्या करना चाहिए। तो माँ के लिए ये निर्णय लिया जाता है कि जो इसकी माँ है, इसको कुछ पैसे दिए जाएंगे मुआवजे के तौर पे, ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके। और जो होने वाली लड़की है उसके लिए फैसला लिया जाता है कि जो मृत हुआ है, जिसकी गोली से वो मृत हुआ है, जो दोस्त उसका था उसने गोली चलाई, उसकी वजह से उसकी मौत हुई, तो उसी दोस्त को अब उस लड़की की मांग भरनी पड़ेगी, उसका पूरा जो है भार उठाना पड़ेगा और अब उसको अच्छे से रखने की जिम्मेदारी जो है उस लड़के की है, उस दोस्त की है। जब ये फैसला ले लिया जाता है उसके बाद सब कुछ, ये जो पंच थे वो सब फैसला लेने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। जिस लड़के की मौत हुई थी उसको भी सुपुर्द खाक कर दिया जाता है और इधर जो उसकी माँ थी, जिसका नाम सांवरा था, वो घर जब चली जाती है तो कुछ दिन तो वो इंतज़ार करती है। जो मुआवजे के पैसे होते हैं वो जब उसको नहीं मिलते हैं तब वो बेचैन होती है, परेशान होती है, पंचों का सहारा लेती है, उन्हें बोलती है, लेकिन फिर भी जब कोई फ़ायदा नहीं होता है तो अब वो सोच लेती है कि अब उसे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। अब वो कानून का दरवाज़ा खटखटाती है और जा करके जो वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे जो अधिकारी होते हैं, पुलिस ऑफिसर, जिनका नाम पुष्कर कुमार था, उन्हें जा करके अपनी शिकायत दर्ज कराती है कि मेरे बच्चे की मौत इस तरह से गोली लगने से हुई है। अब जब ये पूरा मामला पुलिस के प्रकाश में आता है, तब पुलिस जब FIR दर्ज करती है और ये मुकदमा जब कोर्ट में जाता है, तब आनन फानन में जो न्यायाधीश होते हैं वो तुरंत ऑर्डर पास करते हैं कि वो जो बॉडी है जिसको गोली
लगे उसको कब्र से निकाला जाए और फिर उसकी पोस्टमार्टम कराई जाए। अब जब नौशाद आलम, जो इस लड़के का नाम है, इसे कब्र से निकाला जाता है, उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है, तो पोस्टमार्टम में जो थियरी थी वो बिल्कुल बदल जाती है। यानी कि उसकी जो मौत थी वो गोली लगने की वजह से नहीं हुई थी, उसकी जो मौत हुई थी वो गले की गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से हुई थी, जो कि फोर्सफुली उसकी हत्या की तरफ इशारा कर रहा था। अब यहीं से पुलिस के जो कार्रवाई होती है वो सख्त होती है और इसके बाद छानबीन करना पुलिस शुरू करती है। सबसे पहले उस दोस्त को ही पकड़ा जाता है जिस दोस्त पे दावा किया जा रहा था कि इसकी गोलियों का शिकार ये नौशाद आलम हुआ है। अब इधर जो उसका दोस्त था उसका नाम था ओबेदुल्ला और इसे प्यार से लोग मुन्ना भी बुलाया करते थे। तो इस मुन्ने को पहले अरेस्ट किया जाता है, उससे जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तब वो जो मुन्ना पूरी कहानी बताता है वो कुछ और ही सूरत बयां कर रहे थे। इसमें मुन्ना बताता है कि इसकी जो शादी तय हुई थी वो हुई थी समा प्रवीण से। समा प्रवीण के साथ ये जो दोस्त था मुन्ना, इसके पहले से ही संबंधित थे, प्रेम प्रसंग था और दोनों के बीच में काफ़ी दिनों से ये चल रहा था। लेकिन जैसे ही पता लगा कि अब जो शादी है वो मुन्ना से नहीं हो पाएगी, वो नौशाद आलम से होगी, तब मन ही मन जो दुश्मनी थी वो पैदा होती चली जा रही थी। मौका मिलने पे ये दोनों जो प्रेमी थे वो आपस में मिलते भी थे, इनके बीच में संबंध भी बनते थे और ऐसी ही एक दिन ऐसी परिस्थिति में आपत्तिजनक हालत में इस लड़के ने, नौशाद आलम ने, इन दोनों को, मुन्ना को और ये जो समा प्रवीण थी, इसको पकड़ लिया था। जैसे ही इन दोनों को उस परिस्थिति में देखता है वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों जो होते हैं वो बहुत आक्रामक रूप से उस पे ही टूट पड़ते हैं। जो ये मुन्ना होता है वो अपने दोस्त को पकड़ लेता है, उसे उसके हाथ को बांध देता है, उसे टाइटली पकड़ लेता है और जो ये समा प्रवीण थी वो अब गला जो है वो दबाने लगती है उसको मारने के लिए। लेकिन जब वो गला दबा रही थी वो मर नहीं रहा था, तो इधर जो मुन्ना था वो गले को मोड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां तुरंत टूट जाती है और मौके पे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये जब मामला पूरा खुला सामने आया तब उसकी माँ का, जो इस लड़के की माँ थी नौशाद आलम की, उसका बार बार एक और बयान आता था कि जब ये पूरा पंच बैठा था, जब पंचायती फैसले हो गए, उसको मुआवजा नहीं मिला, तो इस बच्चे की, उसकी मौत के बाद 2-3 दिन बाद उसको सपने भी आते थे और उसका बच्चा बोलता था कि मेरी माँ कोई कसूर नहीं है, कोई गलती नहीं है, फिर भी मैं क्यों मारा गया। और इस बात पे वो जो शक की सुई थी उसके माँ के मन में, वो बार बार उसको परेशान करती थी और इस वजह से जब मुआवजा भी नहीं मिला तो वो तुरंत ही पुलिस के पास गई और पुलिस की सहायता ली और इस तरह से ये पूरा मामला खुलता चला गया। कुल इसमें 7 आरोपियों को जो है मुकदमा दर्ज किया गया और इन सभी को पकड़ा गया। इन सभी पे केस दर्ज होने के बाद जो प्रकरण था आगे का, वो संभवतः पूरी कोशिश पुलिस के द्वारा रही कि इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम पेनल्टी मिले और इसे तुरंत ही अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। ये जो मुकदमा है वो अभी भी कानून के दायरे में है। साथ ही साथ जो इसकी माँ है उन्हें भी जल्द ही इंसाफ मिल जाए, ऐसी मैं इच्छा करती हूँ और कानून के ऊपर भी पूरा भरोसा है। साथ ही साथ इस लड़की को भी पकड़ लिया जाता है, इसके प्रेमी को भी पकड़ लिया जाता है और अन्य जो इसमें नामजद थे जिन पे थोड़ी थोड़ी भी शंका थी कि इन्होंने सहायता की है, जैसे कि कुल 3-4 दोस्त और थे जो इस बातों को जानते थे, समझते थे पहले से, उन्हें भी पकड़ लिया जाता है। लेकिन कई बार विश्वासघात अपने ही लोग करते हैं। अगर ये लड़की पहले ही सब कुछ सच बता देती तो एक निर्दोष बच्चे की जान नहीं जाती। ये निर्दोष जो था वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था, वो अपनी माँ का इकलौता सहारा था और अब ये सहारा भी उसकी माँ से छूट गया है। लेकिन माँ की ममता जो होती है वो बहुत ही कीमती होती है और इस जो केस है, इस पूरे प्रकरण में ये देखने को भी मिला कि मरने के बाद भी उस माँ ने अपने बच्चे के इंसाफ की लड़ाई लड़ी। तो आज की कहानी बस इतनी ही है। कहानी सुनाने का मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आपको परेशान करना नहीं था। बस मैं आप सभी को जागरूक करना चाहती हूँ। अपने आसपास पूरी सुरक्षा देखते हुए सभी काम को करना चाहिए और अपने परिवार को खुशहाल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ऐसी कहानियाँ अगर इंटरेस्टेड हैं आप सुनने के तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा नाम पूजा है। अब मुलाकात होगी अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।